हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो एस.के. पांडे के द्वारा लिखित है, उनके चैप्टर के जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव होता है, उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग रिवीजन प्रारंभ किए थे और 4 लेसन हम लोग अब तक समाप्त कर चुके हैं और 5वां लेसन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये 5वां लेसन का पहला वीडियो होगा, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक साथ 25 से 30 क्वेश्चन एक वीडियो के तहत हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ये चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड हम लोग आज कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। इसके तहत हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। यानी ऑप्शन सुनिएगा, ए प्लासी के युद्ध से, बी 1857 के विद्रोह से, सी बंगाल विभाजन से और डी प्रथम विश्व युद्ध से। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लासी के युद्ध से। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसके लिए मैं उसके अंत में, ऑप्शन के अंत में मैं फुल स्टॉप दिया हूँ, ठीक है। उससे आप समझ सकते हैं कि उसका आंसर सही होगा, ठीक है। पहले आप दिमाग लगा लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर आप फुल स्टॉप से इशारा समझ सकते हैं, वो सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखिएगा, भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, बी भारत को संगठित करना, सी भारत का औद्योगिकरण और डी भारत की आर्थिक दशा को सुधारना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? ए कॉफी उद्योग, बी नील उद्योग, सी जूट उद्योग और डी चाय उद्योग। इसका सही आंसर होगा आपका सी जूट उद्योग, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, किन 2 स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? ए अहमदाबाद एवं सूरत, बी बीकानेर एवं जोधपुर, सी कोलकाता से रानीगंज और डी मद्रास एवं अर्काट। तो इसका सही आंसर होगा सी कोलकाता से रानीगंज। लेकिन यदि सर्वप्रथम भारत में रेलवे की लाइन कहां से कहां तक बिछाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से पुणे के बीच और लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर का देखिएगा, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ए ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी रमेश चंद्र दत्त, सी मदन मोहन मालवीय और डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में भी इसका जिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के धन का ब्रिटिश शासन अंतर्गत निर्ममता पूर्वक निष्कासन हो रहा है। इस तथ्य को सबसे अधिक अभिव्यंजक शब्दों में कहने वाले कौन थे? ए आर.सी. दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी महादेव गोविंद रानडे और डी ए ओ ह्यूम। इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा दादा भाई नौरोजी। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों ही ए गोपाल कृष्ण गोखले के अनुगामी थे, बी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, सी भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे और डी समाचार पत्रों के संपादक थे। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों क्या थे? भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे, ठीक है। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा हुआ है?
यानी रैयतवादी व्यवस्था के साथ इसमें कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑप्शन देखिए वेलकम, बी मेटकॉफ, सी हेक्टर मुनरो और डी एल्फिंस्टन। इसका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। मैं रैयतवादी व्यवस्था के बारे में बता दूं तो रैयतवादी व्यवस्था क्या होता है? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को ही रैयतवादी व्यवस्था कहा गया है। यानी कि किसानों के साथ जो व्यक्तिगत रूप से समझौता किया जाता था उसको रैयतवादी व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। ठीक है, और ये भी बात बता दूं कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की सर्वाधिक भूमि यानी कि 51% 51% भूमि आती थी। ठीक है, और भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक भूमि पर जो व्यवस्था लागू की गई उसका नाम क्या है? तो रैयतवादी बंदोबस्त है। और कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो दो पदाधिकारियों को 1792 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र के नए जीते इलाके में प्रशासन संभालने के लिए भेजा गया था और उन्होंने इसको लगाया। और 1792 में कहाँ लगाया था पहली बार? तमिलनाडु के बारामहल जिले में पहली बार इसको कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और हेक्टर मुनरो इसके कट्टर समर्थक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? ए ऑप्शन है आपका, विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, बी भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, सी भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया और डी सभी कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? तो इनमें से सभी सही है। यानी विदेशी आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, ये भी बात सही है। भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, ये भी बात सही है। सी भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सभी बातें सही है। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, बी मुक्त व्यापार, सी भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, डी भारतीय कारीगरों का लुप्त होना। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। ठीक है, 1925 11 नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की गई। ठीक है, तो ये कौन सा समिति था? ए फाइटिंग समिति, बी यंग आयोग, सी एकवर्थ समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक अलग करने की सिफारिश एकवर्थ समिति द्वारा की गई थी। 1924-25 का एकवर्थ समिति याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, किसके समय में चली थी भाई? ये कैनिंग के समय, बी कॉर्नवालिस के समय, सी डलहौजी के समय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखिएगा, रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया। ए आवागमन हेतु, बी माल ले जाने हेतु, सी सेना तथा व्यापार हेतु, डी अपनी तकनीक के प्रसार हेतु। तो इसका सही आंसर होगा सेना तथा व्यापार हेतु। यानी रेल सेवा का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों ने जो स्थापित किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना तथा व्यापार हेतु। 14 नंबर का सवाल आप देखिए, ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसे था? ए जमींदार को, बी व्यक्तिगत कृषक को, सी ग्राम समुदाय को, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, 15 नंबर का सवाल, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया, यानी किसने प्रस्तुत किया? ए डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी फिलिप फ्रांसिस और डी इनमें से कोई नहीं। यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का विचार किसने प्रस्तुत किया? सी फिलिप फ्रांसिस ने किया। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? ए कॉर्नवालिस, बी जॉनसोर, सी जेम्स ग्रांट,
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स ग्रांट। ठीक है, अब 17 नंबर का सवाल देखिएगा। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? ए इस्पात का, बी ऊनी वस्त्र का, सी कपास का और डी कोयले का। इसका सही आंसर होगा कपास का। यानी 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन क्या चीज़ भेजता था भाई? तो कपास भेजता था। क्या भेजता था? कपास, कॉटन। ठीक है, 18 नंबर का सवाल देखिएगा। 19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में था? ए जूट उद्योग, बी खनन उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग ही भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में था। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर क्या कह रहा है? अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? ए संपूर्ण भारत में, बी देश के उत्तरी भाग में, सी बंगाल सूबा और बनारस जमींदार में। तो बंगाल सूबा नहीं, सूबा, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारों में, ये सही आंसर है। ठीक है, 20 नंबर का सवाल देखिएगा। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ? ए जूट उद्योग से, बी कोयला उद्योग से, सी रेलवे से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रेलवे। ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखिएगा। किस क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी किस क्षेत्र में? ए पंजाब, बी पश्चिमोत्तर भारत, सी मुंबई व मद्रास, मुंबई व मद्रास। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू की गई थी। पहली बार जो है ये पंजाब में लागू की गई थी। अब महालवाड़ी व्यवस्था से समझ लीजिए महालवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। महाल शब्द से तात्पर्य होता है जागीर या गांव। महाल से क्या तात्पर्य है? जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ठीक है, ग्राम अथवा महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर यह व्यवस्था लागू की गई। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। यानी महालवाड़ी प्रथा का जनक किसको कहा जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। ठीक है, और ये 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स थॉम्सन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी। इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके बारे में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में ही सबसे पहले मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था लगान तय करने में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? इसके पहले भी हम आपको बताएं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ए नंबर ऑप्शन सुन लीजिए संयुक्त प्रांत, बी असम क्षेत्र, सी मुंबई और मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई और मद्रास। ठीक है, 23 नंबर रेलवे व्यवस्था। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी, यह विचार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, ए बी प्रिंसटन, सी कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए बंगाल के दोहरे शासन का अंत, ये दौरे नहीं दोहरे शासन का अंत कौन किया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर। भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही? ए जूट इंडस्ट्री, बी कोयला, सी कॉटन इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री होगा। ठीक है,
अब जैसे देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात जिस पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या है कि धन निकासी का सिद्धांत। ये धन निकासी का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ठीक है। धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। यानी धन निकासी से अभिप्राय क्या है, उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक में द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन किया है, यानी धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है, ठीक है। और इसमें चर्चा करने वाले एक और लोग थे, उसका नाम क्या था, आरसी दत्त। आरसी दत्त ने भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में इसका विशिष्ट स्थान है। किसका, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त का, ठीक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग ये इन तमाम चीज़ों को देखें और इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। और इसके बारे में और एक बात बता दें कि जो धन का निष्कासी का सिद्धांत है, धन निकासी का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका बात है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या कहा है, ब्लीडिंग प्रोसेस। किसको, धन निकासी का सिद्धांत को। धन निकासी जो लगातार भारत से ब्रिटेन में जो लगातार धन का निकासी हो रहा था, भारत से ब्रिटेन में भेजा जा रहा था, उस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा, ठीक है। चलिए आज हम लोग कितना 25 क्वेश्चन देखे, किससे रिलेटेड, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव यानी 5वें चैप्टर से। और अगले चैप्टर में हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, 26 नंबर से लेके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और इसका वीडियो 2 में ये पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। और निश्चित रूप से 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा तो ये क्या होगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ख़ास करके बीपीएससी में ये एस.के. पांडे की बुक से, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका प्रैक्टिस करना हम लोगों का परम कर्तव्य है और बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस 25 क्वेश्चन को देखें। और अगर आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा कि ये कैसा आपको लग रहा है, इसमें और क्या समाहित की जानी चाहिए। आप अपने कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।